बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लास हमने जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उसका आखिरी टॉपिक आपके वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जस्ट एड्स है। एड्स का एक अकाउंट है छोटा सा, वो आपने याद रखना है। उसके बारे में आपको ब्रीफली मैं बता देता हूँ जिस तरह से आपने वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से स्पेशली वो आएगा। अगर लॉन्ग के हवाले से भी आ जाए तो फिर भी किस तरह से लिखना है तो वो ज़हन में रख लें। एड्स के से पहले आपको समझना होगा एसटीडीज़। एसटीडीज़ क्या होती हैं? एसटीडी बेटा आप कहते हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है व्हाट आर एसटीडीज़, इस तरह। तो ये एक एब्रीवेशन है और इसका पूरा जो वर्ड है वो है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल एक्ट से जो हैं या जिनसी तौलीद से वो आगे मुंतकिल होती हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उनको एसटीडीज़ का नाम दिया जाता है, जिसमें सबसे मेन जो है वो एड्स है। एड्स क्या चीज़ है जी? एड्स भी एक एब्रीवेशन है। ये पूरा नाम इसको याद रखना है आपने, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम बीमारी को कहते हैं। इम्यूनो यानी जिसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। पहले मैं ये बता दूं कि इसका पूरा नाम आपने समझ लिया है। अब जो वायरस जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होती है, वो है HIV। इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये इंसान के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। इंसान का इम्यून सिस्टम बेसिकली उसके वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स में जो T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स को तबाह करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो HIV है ये वाइट ब्लड सेल्स की तादाद कम कर देता है और वाइट ब्लड सेल की तादाद कम होने से ही इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो एड्स वाला पेशेंट, उसको कोई भी छोटी छोटी इन्फेक्शन भी हो सकती हैं और वो फैटल हो सकती हैं। छोटी बीमारियाँ भी उसके लिए फैटल साबित हो सकती हैं। इसका अभी तक कोई इलाज जो है वो सही तरह से दरियाफ्त नहीं हुआ। पाकिस्तान में अगर देखें 70 से 80 हज़ार लोगों को ओवरऑल जो है वो एड्स है, यानी पूरी पॉपुलेशन में कहें तो वो 0.1% आएगा। ये राइट साइड पे जो ब्लू पैराग्राफ से छोटा सा दिया हुआ है, जो बॉक्स दिया हुआ है वो आपने याद रखना है MCQs में। मगर ये जो डाटा है ये उन लोगों का है जिन्होंने एड्स का टेस्ट करवाया हुआ है। जिन्होंने नहीं करवाया वो इसमें शामिल नहीं है। यानी कि ये जो आपको प्रोपोर्शन बताई है ये कम है, इससे ज़्यादा लोग होंगे। और एड्स की अगर हम काजेज़ की बात करते हैं कि एड्स की काजेज़ क्या हैं, चूँकि ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो सबसे बड़ी वजह तो है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। यानी जो पर्सन जिसको पहले से एड्स है वो किसी के साथ सेक्शुअल एक्टिविटी अगर ना करे तो एड्स मुंतकिल नहीं होगी। दूसरे नंबर पे जो अनसेफ जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं, मतलब किसी शख्स को एड्स है और वो ब्लड किसी और शख्स को लगा दिया तो भी है, या इन्फेक्टेड नीडल्स यानी कि सिरिंजेस वगैरह जो हैं वो लगा दिए किसी को, फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है। या जो ये बार्बर की शॉप पे जो लोग शेव वगैरह करवाने जाते हैं तो वहाँ पे भी अगर उन औजारों के ऊपर, उन आलात के ऊपर कहीं ब्लड वगैरह रह गया किसी एड्स वाले पेशेंट का तो वो अगले पर्सन को भी मुंतकिल हो सकता है। बॉडी फ्लूइड्स वगैरह जो हैं जैसे कि सीमन है और उसके अलावा जो माँ का दूध है जब वो बच्चा पीता है तो उससे भी वो, अगर माँ को एड्स है तो बच्चे में वो मुंतकिल हो सकती है, या सलाइवा से भी ये मुंतकिल हो सकती है किसी भी दूसरे शख्स में। तो ये तमाम इसकी जो वजूहात हैं वो आपने याद रखनी है। अब इसके अगर प्रिवेंटिव मेजर्स देखें तो उसमें आ सकती हैं कि सबसे पहले अनसेफ जो या फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट है उससे बचा जाए। दूसरे नंबर पे इन्फेक्टेड नीडल से बचा जाए, हर बार नई नीडल इस्तेमाल की जाए, हाइजीनिक कंडीशंस इस्तेमाल की जाएँ। और जो ये बार्बर की शॉप मिसाल के तौर पे कोई जाता है शेव वगैरह करवाने जाता है तो उसको स्टीरिलाइज़ करके हमेशा नया ब्लेड वगैरह इस्तेमाल करके फिर उसको यूज़ किया जाए। फिर हमारे पास यहाँ पे बेटा 15th चैप्टर है, 15वां चैप्टर जो हमारे पास इनहेरिटेंस का है वो हमने डिस्कस करना है। इनहेरिटेंस से पहले जेनेटिक्स समझ लें, जेनेटिक्स क्या होती है, फिर इनहेरिटेंस बताता हूँ। 9th क्लास में जेनेटिक्स की यानी जो डेफिनेशन है वो आपने वो ब्रांचेस में पढ़ी थी। जेनेटिक्स ऐसी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप जीन्स का और उनका इनहेरिटेंस में रोल देखते हैं, उनका इनहेरिटेंस में किरदार देखते हैं। यानी जीन्स क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शन क्या हैं और इनहेरिटेंस में इनका किरदार क्या है, इस चीज़ की स्टडी को आप जेनेटिक्स बोलते हैं। इसमें कोई भी एग्जांपल आप उठा सकते हैं। जीन को मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीन बेटा बेसिकली इनहेरिटेंस का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी इनहेरिटेंस जो हो रही है वो बेसिकली हो ही जीन्स की वजह से रही होती है। इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और वालिदैन से औलाद में जो खसूसियात की मुंतकली है उनको, उस अमल को आप बोलते हैं इनहेरिटेंस।
इनहेरिटेंस मैंने बोला है कि वो जीन्स की वजह से है। जीन्स इनहेरिटेंस के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बेसिक। अब जीन्स क्या हैं? जीन्स न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होते हैं जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं, और यही न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाती हैं, और वही प्रोटीन हमारी जो ट्रेट्स हैं, हमारी खसूसियात, वो बन के सामने आती हैं। अब यहाँ पे मैंने वर्ड ट्रेट लिखा है। बेटा ये कैरेक्टर्स भी दो तरह की होती हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा था। एक होती हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, एक होती हैं नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स वो हैं जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं। नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स वो हैं जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल नहीं होती। मसलन कोई शख्स है, वो दिन रात मेहनत करता है और उसके बाइसेप जो है वो अच्छे यानी कि डेवलप हो गए, तो ज़रूरी नहीं कि उसके औलाद भी इसी तरह से हो। या आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी शख्स को फालिज हो गया। फालिज आमतौर पे वो क्योंकि एक यानी आप कह सकते हैं जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, तो वो भी आगे मुंतकिल नहीं होगी, पैरालिसिस यानी कि। तो मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं वो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल नहीं होती, लेकिन कुछ डिजीज़ हैं जो इनहेरिटेबल होती हैं, जैसे शुगर भी होती है, वो भी इनहेरिटेबल है, या कैंसर है वो इनहेरिटेबल हो सकती है, मुख्तलिफ कलर ब्लाइंडनेस है वो इनहेरिटेबल है। उसके अलावा बाकी जो खसूसियात हैं, जैसे स्किन कलर है, आइज़ का कलर है, इंटेलिजेंस है, हाइट है, हेयर कलर है, ये तमाम खसूसियात वालिदैन से ही औलाद में मुंतकिल होती हैं। तो ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स ही ट्रेट्स कहलाती हैं। इन ट्रेट्स की ट्रांसमिशन को इनहेरिटेंस कहते हैं, और इनहेरिटेंस और जीन्स का मुतालिया जो है वो जेनेटिक्स कहलाता है। फिर हम आ जाते हैं जी क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन पे। क्रोमोसोम और क्रोमैटिन का फ़र्क भी 9th क्लास में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, इसको यहाँ पे एक मरतबा देख लीजिए आप। तो बच्चों जो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम का डिफरेंस है बेसिकली वो आपने पहले भी 9th क्लास में भी एक मरतबा डिटेल में पढ़ लिया है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम जो है, उसमें जो क्रोमैटिन है वो सेल डिवीजन से पहले न्यूक्लियस में जो इर्रेगुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, यानी मसलन ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसमें इर्रेगुलर थ्रेड लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर्स पड़ी होती हैं, जिसको आप क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन ये जब प्रोफेज में से गुजरता है सेल, यानी कि जब उसने सेल डिवीजन करनी होती है, तो माइटोसिस की प्रोफेज में से गुजरते हुए यही एक रेगुलर स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है। ये क्रोमैटिन अपने आप को अरेंज कर लेता है, बाकायदा शक्ल बना लेता है, और उनको आप नाम देते हैं क्रोमोसोम का। ये क्रोमोसोम इस तरह से बन जाता है। अगर क्रोमोसोम को थोड़ा सा आप मैग्नीफाई करके देखते हैं तो क्रोमोसोम के अपने स्ट्रक्चर जो है वो पड़ी भी हुई है। ये इस तरह से बनाया जाता है, और दरमियान में ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर वो पॉइंट है क्रोमोसोम पे जहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अटैच होते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स जिस पॉइंट पे आपस में अटैच होते हैं वो सेंट्रोमियर कहलाता है। और यहाँ पे एक क्रोमैटिड मौजूद है, मसलन ये एक सिंगल क्रोमैटिड बनाते हैं, तो इसमें यही जो क्रोमैटिन है ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है, और अरेंज करने के बाद एक रेगुलर शेप अटेन कर लेता है, जिसको आप क्रोमोसोम का नाम देते हैं। और क्रोमोसोम जो है ये हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द, यानी जो डीएनए है, डीएनए के डबल स्ट्रैंड, ये हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द अपने आप को ऐसे लपेटते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे तस्बीह के दाने हैं, यानी कि एक स्ट्रिंग के ऊपर, एक रस्सी के ऊपर बीड्स यानी मोती वगैरह जो है वो परोए हुए हैं। यहाँ पे अगर हिस्टोन प्रोटीन्स बनाएं इस तरह से, ये मिसाल के तौर पे 4 ये हिस्टोन प्रोटीन है, और 4 इनके ऊपर हैं इस तरह। तो इनके गिर्द डीएनए ने अपने आप को लपेटा होता है। ये डीएनए के मसलन 2 स्ट्रैंड हैं। यहाँ पे डीएनए ने अपने आप को रैप किया होता है, यहाँ इसके गिर्द लपेटा होता है इस तरह से। और जो इस रैपिंग के नतीजे में स्ट्रक्चर अराइज होती है, उस स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम का। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी है ये कहलाती है न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है, यानी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, उनका कोर होता है, मरकज़ होता है, 8 हिस्टोन्स
ये पॉजिटिवली चार्जड प्रोटीन्स होती हैं, जबकि जो डीएनए है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनमें बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो बेसिक अमाइनो एसिड की वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी वजह से इतना बड़ा डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर अपने आप को मुकम्मल तौर पे कम्पैक्टली अरेंज करवा लेता है। इतनी कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट इनकी होती है, यानी सिर्फ और सिर्फ इनके अपोजिट चार्जेस की वजह से इतना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल छोटी सी जगह पे अपने आप को अरेंज करवा लेता है। तो ये न्यूक्लियोसोम के हवाले से डेफिनेशन अपनी याद रखनी है। और ये स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे होता है कि जहाँ पे न्यूक्लियोसोम बने और उसके बाद जहाँ पे न्यूक्लियोसोम होगा उसके दरमियान भी डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद होता है, और वो तकरीबन उसकी जो लेंथ है वो 200 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। यानी अगर ये आपसे लेंथ पूछी जाए ना कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम है और यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोसोम है, तो दरमियान में जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी लेंथ 200 न्यूक्लियोटाइड्स है। तो यहाँ तक बेटा आपने ये टॉपिक याद रखना है। इसके बाद इंशाल्लाह हम डीएनए का जो वाटसन और क्रिक मॉडल था वो डिस्कस करेंगे।